कि जज लोया साहब का जो मैटर था, जिसको उस वक्त के स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने देवेंद्र फडणवीस के अगुवाई वाले सरकार ने उसे नैसर्गिक मृत्यु यानी नेचुरल डेथ करके दिखाया था। तो जो भी चीज़ें उन्होंने जिस आधार पे ये सुप्रीम कोर्ट के सामने और जनता के सामने रखी थी, किस तरीके का उन्होंने फर्जीवाड़ा किया और बाद में किस तरह से उन्होंने सरकार का उपयोग करते वक्त, अपने बदमाशी का उपयोग करते वक्त, अपने रंगदारी का उपयोग करते वक्त जनता की आवाज़ को खामोश किया वो सरकार में रहते वक्त, ये सारी चीज़ें हम आपके सामने रखने वाले हैं। 2000 तारीख 6/3/2018 को मेरे सहकारी एडवोकेट अभियान बाराते, इन्होंने पुलिस स्टेशन अजनी सीपी नागपुर ये जगह कंप्लेंट की थी कि देवेंद्र फडणवीस का जो भाई है संजय फडणवीस, उसने मेरे सहकारी को फ़ोन करके धमकाया था कि उसने मराठी में धमकी दी थी। उसमें उसका कहना था कि आप बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हो, जिस वक्त में हम जज लोया के एविडेंसेस जमा कर रहे थे। तो उसने आगे ये भी बोला कि 2019 में हम ही चुन के आने वाले हैं, फिर देखते हैं हम आपके साथ में क्या क्या करते हैं। उसने ये बोला कि बाद में मत बोलना कि आपको अंदर जाना पड़ा, आपको पुलिस ने उठाया, आपके साथ में अश्लील हरकतें की। उसने एक अल्फाज इस्तेमाल किया, मैं नहीं बोल सकता माइक पे, और बाद में नहीं बोलने का ये सारी चीज़ें। और आगे वो बोलता है कि तेरे मिसेस का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इसलिए तेरे से बात कर रहा हूँ। और आखिरी उसने वो उसकी धमकी गांडू ये अल्फाज बोलकर ख़त्म की। तो उसके बाद में कैरावन और कई मैगजीन के लोगों ने संजय फडणवीस को पूछा इस बारे में कि सच्चाई है कि आपने धमकी दी थी क्या। तो उसने कहा कि हाँ मैंने धमकी दी थी, मैं तो फ़ोन पे था इसलिए धमकी दी, अगर मैं सामने होता तो मैं अपना आपा खो देता। तो इसमें अगर कहीं पे बिना आग का कभी धुआं नहीं उठता, इसमें अगर देवेंद्र फडणवीस और टीम का कोई रोल नहीं था तो इतना किसी को फ़ोन करके धमकाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद में क्या हुआ कि देवेंद्र फडणवीस वाले सरकार ने 17/4/2019 को, जब देवेंद्र फडणवीस सूबे के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त में जज लोया मामले में फर्जी एविडेंसेस बनाकर, फर्जी स्टोरी बनाकर अनुविभागीय अधिकारी नागपुर या उपविभागीय अधिकारी नागपुर, या जिसे फिर हम सब डिविजनल ऑफिसर या सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट नागपुर कहते हैं, उनके सामने मर्ग समरी फाइल की। उसका नंबर है 230, तारीख 17/4/2019, जिस वक्त में देवेंद्र फडणवीस सूबे के मुख्यमंत्री थे। और उस समरी में उनका कहना है कि नाउ दिस मैटर हैज़ बीन क्लोज बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड नथिंग इज फाउंड सस्पिशियस इन द मैटर ऑफ natural death of Judge Loya. Hence, this is a summary report in Merck summary that it is concluded here in that the death of Judge Loya occurred due to cardiac arrest. So this is nothing but a sudden death and natural death, and there is nothing suspicious. ऐसे एक फाइनल रिपोर्ट मर्क समरी का उन्होंने फाइल किया, जो उस वक्त में 5 लाख पेंडिंग रह गया उनकी सरकार रहते वक्त, जो पॉसिबल था, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि उसके तुरंत बाद में हमने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होने के 1 महीने के बाद तुरंत हमने फ्रॉड ऑन कोर्ट किस तरीके से हुआ ये चीज़ें हमने लोगों के सामने रखी थी। मेरे मित्र ने पिटीशन फाइल की थी, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी की थी, हाई कोर्ट के सामने भी की थी, और मैंने स्वयं मुंबई उच्च न्यायालय मुंबई मुख्य पीठ के सामने जज लोया साहब की जो मौत है वो नेचुरल मौत न रहते हुए वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी रहते वक्त मौत हुई है, इसलिए उनके फैमिली को मॉनेटरी कॉम्पनसेशन और उनके फैमिली के एक व्यक्ति को समस्तरीय नौकरी दी जाए, ऐसी मैंने याचिका मुंबई उच्च न्यायालय के मुंबई बेंच के सामने फाइल की है। वो याचिका आज तक लिस्ट नहीं हुई है, और अभियान बाराते जी की याचिका कई बार लिस्ट हुई, लेकिन आज तक जितने भी जजेस के सामने लिस्ट हुई तो 2 जजेस में से एक जज ने उसको नॉट बिफोर मी किया है। अभी तक ऐसे 3 बार नॉट बिफोर मी हुआ है, उसके बाद में कोई पिटीशन लिस्ट नहीं हुई जिसके अंदर में किस तरीके से फ्रॉड ऑन कोर्ट किया गया है, ये सारी चीज़ें हमने सबूतों के साथ में की है, और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र उसमें पार्टी भी है। अभी ये जो मर्ग समरी जो फाइल की थी उन्होंने एसडीओ नागपुर के सामने, जिसके अंदर में हमने सरकार बदलते ही एक प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल की थी हमने एसडीओ नागपुर सिटी के सामने, ये उसका एक्नॉलेजमेंट है। उस 9/12/2020 को हमने प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल की थी,
जज लोया जी की, उसमें ये हमने लिखा है कि जज लोया जी की डेथ जो है ये नेचुरल डेथ न रहते वक्त उनका मर्डर है और किस तरीके से सबूत मिटाए गए हैं, उसमें हेरफेर की गई है और किस तरीके से सबूतों के साथ में छेड़छाड़ की गई है, ये इसमें हमने ऑन एफिडेविट दिया हुआ है। और ये प्रोटेस्ट पिटीशन अभी पेंडिंग है। इसमें अभी हमने आज ही अर्जी दी है कि आपको जो प्रेस वार्ता का जो पेपर दिया है, सर आज जो प्रेस वार्ता के जो पेपर है उसमें ये अर्जी है, ये आज सुबह ही हमने दी है और हमने उनको कहा है कि इसकी पब्लिक हियरिंग तुरंत शुरू की जाए, पब्लिक नोटिस इसमें इशू की जाए और इस मामले में जनता के जितने भी आक्षेप हैं उनको सुना जाए। और इसी बारे में हमने जिस तरीके से आपको लास्ट डेट को बताया था कि ये प्रोटेस्ट पिटीशन जब हमने फाइल की थी उस वक्त में सूबे के मुख्यमंत्री सूबे के गृह मंत्री जो थे वो अनिल देशमुख साहब थे। अनिल देशमुख साहब ने ये सारे पेपर लेने के बाद में कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स को ये पेपर हैंड ओवर किए और कंसर्न पुलिस ऑफिसर का ये कहना था, वो चमड़ी बचाओ आंदोलन जो रहता वो उस तरीके से कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है तो इसलिए हमारा मामला हमारे हाथ में नहीं रहा और ये मामला हमने एसडीओ के सामने भेज दिया है। अभी ये मामला कोर्ट में रहने के कारण हम हस्तक्षेप कर नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, अनिल देशमुख साहब बहुत भोले थे, वो उन बातों में आ गए, बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और इसी तरीके से और कई घोटाले, करीब 12 घोटाले जो थे देवेंद्र फडणवीस के अनिल देशमुख जी के सामने थे, जिसके अंदर में अनिल देशमुख साहब ने उसमें ध्यान डाला था और मैं खुद अनिल देशमुख साहब को घोटालों का मैं ब्रीफ कर चुका था, जिसमें अनिल देशमुख साहब कन्विंस हो गए थे और उसमें से करीब 7-8 घोटाले अनिल देशमुख साहब ने पुलिस अधिकारियों को सौंपे थे। और ये जानकारी किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस गुट के पास में पहुंची है इसकी कल्पना मुझे नहीं है, लेकिन इसी कारण अनिल देशमुख साहब को किस किस आरोप के तहत फंसाया गया, जो आरोप कोई इतने बड़े आरोप नहीं थे जो जिसमें उनको फंसाया गया और किस किस तरीके से उन्होंने अपने उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हुए किसी अधिकारियों ने उनकी किस तरीके से विकेट ली आप सबके सामने है। और मैं इस बात का गवाह हूँ कि मेरी करीब 150 बार मुलाकात हुई थी अनिल देशमुख जी के साथ में इन विषयों को लेते हुए। नागपुर में मुलाकात हुई, बम्बई में मुलाकात हुई, पूना में मुलाकात हुई और कई मुलाकातों में अभियान बाराती मेरे साथ में थे, हमारे दोस्त वैभव जगताप हमारे साथ में थे। मैं जब दिल्ली में ये सारे मामलों को उजागर करते वक्त मैं घूमता था गली गली, हर दरवाजे पर गया मैं, हर खासदार के दरवाजे पर गया मैं दिल्ली में जो इनके खिलाफ में थे। तो मुझे तो एक इस बहुजन समाज पार्टी से बीजेपी में आए हुए खासदार के घर का भी मैंने दरवाज़ा खटखटाया। उनका कहना था कि उनके साथ आप पत्थर की दीवार पे अपना सर मार रहे हैं, आप पत्थर की दीवार तो नहीं टूटेगी, आपका सर जरूर टूट जाएगा। और उस वक्त में मेरे दोस्त मोहित जबलपुरी मेरे साथ में थे। उस वक्त में हमारे कांग्रेस के और एक खासदार थे वो सातव साहब, वो भी जिंदा थे, मोनिश को याद है। ये सारी बातें हमने उनके सामने रखी। कांग्रेस के लोगों ने हमको मदद की, हमको कुछ बीजेपी के छुपे हुए लोगों ने भी मदद की इंसानियत के नाते। हमको बम्बई के आम आदमी पार्टी के लोगों ने मदद की, हमको शिवसेना के लोगों ने मदद की, हमको राष्ट्रवादी के लोगों ने मदद की। देवेंद्र फडणवीस ग्रुप छोड़ के हमने हर किसी ने हमको मदद की इस मामले में। बड़े मुश्किल से मामला उजागर हुआ। उसके बाद में किस तरीके से ये मामले को गलत स्टोरी देके सुप्रीम कोर्ट के सामने डिस्पोज अप करने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने बड़े बड़े वकील लगाए, जिसमें एक वकील को उन्होंने 11 करोड़ से ज़्यादा फीस दी, दूसरे वकील को कितनी फीस दी मुझे पता नहीं। ये इंसानियत और नीतिमत्ता को पकड़ते हुए बात नहीं हुई कि एक आदमी की डेथ हो गई जिसके फैमिली का सहारा चले गया, उसके फैमिली को 1-2 करोड़ की आर्थिक मदद करने के बजाय आपने वो स्टोरी को छुपाने के लिए आपने 11 करोड़ से ज़्यादा रुपए रकम वकीलों को फीस देके खर्चा कर दी। आप में इतनी भी इंसानियत नहीं बची, आप इंसानियत से भी ज़्यादा नीचे गिर गए। इसके सबूत आपके सामने हैं। और ये सब मामलों में ये सारी चीज़ें उजागर न हो करके हमारे माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब को फंसा दिया। ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें पेपर पर है। और मैंने कई बार अनिल देशमुख साहब को समझाने की कोशिश की थी कि आप जितने भोले हैं, आप जितना विश्वास करते हैं, इस तरीके से दुनिया नहीं है। आप दोगले लोगों पे या गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोगों के ऊपर में विश्वास ना कीजिए, ऐसी अफसरों को भी नज़दीक ना करें। ये मैंने बार बार कहा था। उन्होंने अपने भोलेपन का भुगतान खुद भुगता है, फिर वो विषय अलग बात है। तो इन सब बातों में
अभी आपके सामने जो आज की प्रेस वार्ता की जो पेपर है उसमें हम आगे बढ़ते हैं और उसमें ये जो हमने पहला निवेदन जो दिया है नाना पटोले जी को, इसमें हमने स्पष्ट लिखा है कि इसमें जब अभी अनिल देशमुख साहब रहे नहीं जो इसमें ध्यान डालने वाले थे और बाकियों से हम बाकी किसी से हमको अपेक्षा नहीं है, और उसमें विषय जो है कि न्यायमूर्ति लोया जी के इनके प्रकरण के संबंध से ये मामला जब मैं आगे बढ़ रहा था तो मेरे खिलाफ में कुछ शिकायतें हुई और मैंने जिस तरीके से बताया कि देवेंद्र फडणवीस का गुप्तचर संगठन किस तरीके से काम कर रहा है, नागपुर, बम्बई, अकोला, अमरावती, यवतमाल हर जगह पे किस तरीके से काम कर रहा है, उसके गुप्तचर कहाँ है और वो क्या क्या काम करा रहे हैं, पुलिस को भी किस तरीके से मिसलीड कर रहे हैं। तो ये गुप्तचरों में से कुछ लोग ऑन रिकॉर्ड आ गए हैं और बाय लक वो मेरे खिलाफ में शिकायत करते हुए रिकॉर्ड पे आए हैं। मेरे खिलाफ में जितनी भी शिकायतें गए 15 दिन में दाखिल हुई है, वो शिकायतें दाखिल होने से पहले मैं उनको रोक सकता था, क्योंकि उच्च न्यायालय में एक पिटीशन पेंडिंग थी जिसमें ये शिकायतकर्ता वहाँ पे पिटीशन लेके था, यही लिखे थे। मुझे उस बात की जानकारी थी क्योंकि मैंने वो पिटीशन की सर्टिफाइड कॉपी भी निकाली थी। मैं उच्च न्यायालय के सामने जाके इंटरवेंशन करके ये सारे मामले रोक सकता था, लेकिन मुझे इनके खिलाफ में सबूत चाहिए थे और बाय लक वो सबूत मैं प्राप्त करने में सक्सेसफुल हो गया। अभी उन लोगों को सामने लाना ये पुलिस की जिम्मेदारी है, क्योंकि पुलिस ने वो झूठी शिकायतें रजिस्टर की है। अब पुलिस उसमें से बच नहीं सकती, पुलिस को उसमें फाइनल रिपोर्ट और सच्चाई सामने लानी पड़ेगी और पुलिस नहीं लाएगी तो हम कोर्ट के सामने अर्जी फाइल करेंगे अप्रोप्रिएट स्टेज पे कि इसमें ये मामले ये मुद्दे जो है वो रिकॉर्ड पे नहीं आए और किस तरीके से एक मोडस ऑपरेंडी के तहत एक इंसान हमेशा विरोधियों को फंसाने के लिए उसके खिलाफ में जब एलिगेशन करते वक्त पिस्टल ये डालता ही है, उसकी आदत पड़ गई है, उसकी मोडस ऑपरेंडी है। वो आदमी हमारे नज़र में है। उसने आज तक कितने लोगों के नाम पे पिस्टल डाली है और उसको हमेशा उसको शौक है स्त्रियों का विनय भंग करने का भी एलिगेशन लगाने का दूसरे चार्जेस के साथ में। वो आदमी हमारे नज़र में है और ये सारे कारण, ये सारे रिकॉर्ड में आने के कारण हमारे लिए ये इशू जो है, ये यहाँ तक कि अभी जो चेन है ये जज लोया साहब से लेके आज तक एक चेन चलती आ रही है और ये चेन को पकड़ते हुए हम जज लोया मामले पे फिर से पहुँचने के लिए अभी पूरी तरह से सक्षम है। तो इस मामले में अभी हमने नाना पटोले जी को हमने रिक्वेस्ट की है कि इस मामले में जज लोया मामले तक पहुंचने के लिए ये जो झूठी शिकायतें की जो ये है श्रृंखला है, इस श्रृंखला में आप स्टेट्स एसआईटी का गठन करने के लिए आप स्टेट के पास में सिफारिश कीजिए, ये हमारी उनको विनती की है हमने निवेदन द्वारा। उसी तरीके से हमने आगे ये भी लिखा है कि अभी ये मामला जज लोया मामला सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म हो चुका है, तो अभी कोर्ट में इसका हस्तक्षेप करने के लिए अभी कोई जाने की कोई संभावना है नहीं है, क्योंकि जिन्होंने बेवकूफ़ बनाना था, जिन्होंने फ्रॉड ऑन कोर्ट करना था सुप्रीम कोर्ट के साथ में, हाई कोर्ट के सामने, इनको तो अभी कोई मुंह बचा नहीं है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने जाने के लिए। और तीसरी बात ऐसी है कि अभी ये मामला जब पुलिस ने SDM कोर्ट के सामने फाइल कर दिया है तो पुलिस को भी इस मामले में भी हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश बची नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने अनिल देशमुख साहब को बताया था, तो ये मामला जो है गृह खाते से बाहर हो गया है, गृह खाते के पहुंच से बाहर हो गया है। अब ये मामला जुडिशरी के पास में है, SDM के पास में है। तो जब कोई भी मर्ग समरी आती है तो ये कानूनन प्रावधान है कि उसमें SDM को पब्लिक नोटिस निकालना ज़रूरी है, क्योंकि हमने उसमें ऑब्जेक्शन फाइल किया है। ये जो ऑब्जेक्शन हमने आपको 2020 का दिखाया वो हमने SDM के सामने फाइल किया है और ये पेंडिंग है। उसके बाद में फिर हमने उनकी सर्टिफाइड कॉपीज़ उनको मांगी और वो हमारा हक है क्योंकि हम उसमें भी पार्टी बन चुके हैं। तो SDM साहब ने, जो कि ये मामला पुलिस से आया था, तो पुलिस को डायरेक्शन देते कि इसकी सर्टिफाइड कॉपी आप सतीश शुक्ल को दीजिए, लेकिन जो कि इसमें बहुत सारी बातें छुपा के रखी गई। तो ACP सदर, इसने ये हमने सर्टिफाइड कॉपी के लिए अर्जी दी थी 7/12/2020 को। इसके ऊपर में ACP सदर, ये SDM नागपुर सिटी ने ACP सदर को दिया हुआ लेटर है कि आप इसकी सर्टिफाइड कॉपीज आप एडवोकेट सतीश शुक्ल को दीजिए। ये सिंपल अर्जी थी सर्टिफाइड कॉपी की, लेकिन क्या है उनकी इच्छा नहीं थी मुझे सर्टिफाइड कॉपी देने की, तो उन्होंने इस एप्लीकेशन को, प्लेन एप्लीकेशन को RTI में डाल के, स्वयं RTI में डाल के उसको थर्ड पार्टी बताकर रिजेक्ट किया, जबकि ये एप्लीकेशन हमने RTI में नहीं की थी। अब उनकी इच्छा नहीं थी कि पुलिस की जो भी बातें हैं या जिस वक्त में देवेंद्र सरकार की बातें जो है ये किसी के हाथ में ना पड़े, लेकिन हमको इंस्पेक्शन मिला है, केस देखी है हमने, उसके अंदर में जो सारे सबूत जो हमने उस दिन संक्षिप्त स्वरूप में आपके सामने बताए वो उसमें उपलब्ध नहीं थे कि जज लोया साहब की डेथ नेचुरल डेथ न रहते वक्त वो एक मर्डर है। ये चीज़ें पुलिस ने, देवेंद्र सरकार ने
कोर्ट के सामने नहीं रखी और उसमें वो कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को बेवकूफ़ बनाने में सक्षम हो गए। लेकिन अभी ये जो मर्ग समरी है वो बाय लक पेंडिंग है और इस कारण हमने नाना पटोले जी को कहा है कि ये मर्ग समरी में आप सामाजिक स्तर पर तज्ञ लोग जो है, कानून के जो जानकार है, फॉरेंसिक के जो जानकार है, मेडिकल के जानकार है और अलग अलग क्षेत्र के जानकार है, उनकी तज्ञ समिति बिठाकर बनाकर आप इस मर्ग समरी में एक प्रोटेस्ट पिटिशन फाइल करवाए और वहाँ पे अपनी साइट जो है वो रखी जाए, ताकि देवेंद्र सरकार ने किया हुआ जो घपला है वो लोगों के सामने, जनता के सामने आए। अभी बात ऐसी है कि जनता एक अपने यहाँ पे ऐसी है कि ऐसी माना जाता है, एक भ्रम है अपने में कि सबसे ऊपर कोर्ट होता है, कोर्ट से ऊपर कोई नहीं होता। लेकिन ये अपना भ्रम है। हर चीज़ों में जो निर्णय होता है वो अंतिम कोर्ट का होता है, सब बात मान्य है। लेकिन हिंदुस्तान में सर्वोच्च जो है वो कोर्ट नहीं है, अपने आप पे सर्वोच्च जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने अधिकार सबको है, अलग अलग आर्टिकल है, हर नागरिक का अपना अधिकार है कि वो समाज के लिए क्या करे। आर्टिकल 51 और कई आर्टिकल है, आप देखिए उसमें सारे ये अधिकार है। कोई ऐसी बोल नहीं सकता कि एडवोकेट सतीश को क्या पड़ी है, वो जज लोया मर गए, कि उनका मर्डर हुआ, इसको क्या खुजली है, ऐसे कोई बोल नहीं सकता। कोई किसके बारे में कुछ भी बोल सकता है। इवन सेक्शन 154 CRPC में जिसको कोई लेन देन नहीं किसी घटना से, वो भी किसी चीज़ की शिकायत कर सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड है तो उसका नाम रिकॉर्ड पे रहना चाहिए। कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट और विक्टिम, ये अलग अलग 3 टर्मिनोलॉजी है। तो उसके तहत हमने अभी नाना पटोले जी को ये रिक्वेस्ट की है कि इस मामले में अनिल देशमुख साहब की बेमतलब में विकेट गिरी है, तो अभी अनिल देशमुख साहब अभी रहे नहीं बाहर में, तो इस तरीके अभी आपके अलावा दूसरे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। इस मामले में एक तज्ञ समितियों का संगठन बनाकर, एक समिति बनाकर SDM नागपुर शहर के सामने प्रोटेस्ट किया जाए, वो समरी के खिलाफ में उसको विरोध किया जाए और जो सच्चे सबूत है वो कोर्ट के रिकॉर्ड पे लाए जाए और वो सबूतों को वहाँ पे डिस्कस किया जाए और इन्होंने रचा हुआ षड्यंत्र जो है उसको रिजेक्ट करवाया जाए। उसके बाद में हमने नाना पटोले जी को ये भी रिक्वेस्ट की है कि इस मामले में ये कागजाती तौर पे डॉक्यूमेंट्री प्रूव्ड है कि जज लोया साहब नागपुर यहाँ विधि व न्याय विभाग के ऑफिसर और स्पेशल ड्यूटी के तौर पे आए थे, तो उस कारण उनकी डेथ जब सरकारी नौकरी के दरमियान हुई है तो उनके फैमिली को मॉनेटरी कॉम्पनसेशन मिलना ही चाहिए और उनके फैमिली के एक व्यक्ति को उनके समस्त की नौकरी मिलनी चाहिए। इसके लिए भी आप सिफारिश कीजिए स्टेट के पास में। और ये हमने रिक्वेस्ट इसलिए की है कि नाना पटोले जी ये इसके पूर्व आप जानते हैं कि विधानसभा के अध्यक्ष थे, एक वरिष्ठ नेता है स्टेट के, एक लोक नेता है, सामाजिक नेता है और अभी महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है और विधानसभा के सदस्य भी हैं। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के पास में या खास देवेंद्र के पास में नाना पटोले जी के खिलाफ में एलिगेशन करने के लिए कुछ नहीं है कि उन्होंने ये घोटाले किए, वो घोटाले किए, जिस तरीके से उन्होंने फर्जी तरीके से अनिल देशमुख साहब को फंसाया। तो इसलिए हमने क्लियर आदमी को चुना है और उनको हमने रिक्वेस्ट की है, उनको हम विनती की है, उनको हमने निवेदन दिया है। उसके बाद में ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये आज ही SDO नागपुर सिटी के सामने हमने दिया है प्रोटेस्ट एप्लीकेशन के संबंध में, उनके समर्थन में कि आप वो पब्लिक हियरिंग शुरू कीजिए, पब्लिक नोटिस इशू किए ताकि पब्लिक में कोई भी आके उसमें अपनी साइड रख सके। आज ही मुझे सुबह कैजुअली जस्टिस कोर्से पाटिल साहब का फ़ोन आया। जस्टिस कोर्से पाटिल साहब का कहना है कि मुझे भी उसमें प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करनी है और मैं खुद आर्ग्यू करने के लिए नागपुर आऊँगा और उसके बाद में दिल्ली के भी कुछ लोगों का कहना है कि हम इसमें प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करेंगे और इसको आर्ग्यू करने के लिए नागपुर में आएंगे। तो जज लोया साहब का मामला जिसने किसी ने भ्रम फैलाया है कि वो ख़त्म हो गया है, वो कोई ख़त्म नहीं हुआ है, ये अभी पेंडिंग है और इसमें हम प्रोटेस्ट करेंगे और इनका षड्यंत्र उजागर करेंगे। एक मिनट साहब आपके सवाल का जवाब दूंगा तो मेरी लिंक टूट जाएगी। टेक्निकल सब्जेक्ट है इसलिए लिंक रहने दीजिए। ये पेज नंबर 65 जो है मैंने आपको उस दिन बताया था, ये जो मैंने आपको उस दिन जो लेटर दिए थे कि जज लोया नागपुर को आए थे विधि व न्याय विभाग के लेटर पर सरकारी काम के लिए, तो इसके बारे में हमने उसी ऑफिसर को उसी ऑफिस को हमने RTI में जानकारी पूछी कि वो जो लेटर है इसमें का मुद्दा नंबर 1 देखिए आप
की कक्ष अधिकारी यांचे पत्र ETS सो अँड सो दिनांक 27/11/2014 यांचे कार्यालय प्रत तो उसके सामने वो लिखता है कि हमने उनको उनकी ऑफिस कॉपी मांगी थी, तो उसके सामने वो लिखते हैं की सदर पत्र हे संकीर्ण कागदपत्रे असून सदर पत्रावर पुढील कारवाईची आवश्यकता नसल्यामुळे 1 वर्षाच्या कालावधीनंतर दफ्तरी दाखल करण्यात येतात, त्यामुळे सकल कागदपत्रे नष्ट झाल्यामुळे उपलब्ध नहीं। इसका हिंदी में मतलब है कि उनका कहना है कि ये जो लेटर था ये मिसलेनियस डॉक्यूमेंट था, इसलिए हम उसको 1 साल के बाद में डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ये लेटर ये फाइल जो है हमने डिस्ट्रॉय कर दी है, इसलिए ये अवेलेबल नहीं है, हम आपको दे नहीं सकते। अब बात ऐसी है कि एक छोटी छोटी चीज़ में ये अपने ट्रैफिक पुलिस वाला किसी को पकड़ता है दारू पी के, तो उसका टेस्ट वेस्ट करके उसकी स्लिप विप लेके उसको तुरंत पकड़ के खुद पकड़ के लेके जाके पुलिस स्टेशन में जमा करके उसके सारे रिपोर्ट बनाकर वो उसको जब तक उसका घर का कोई आता नहीं और उसको छोड़ता नहीं और उसकी गाड़ी तो रख लेता है जब तक वो कोर्ट के चक्कर नहीं लगाता। लेकिन इस मामले में जब मर्ग रजिस्टर्ड हुआ सबसे पहले पुलिस स्टेशन सीताबर्डी में, तो पुलिस स्टेशन सीताबर्डी ने ये फाइल जब्त करने की ज़रूरत महसूस नहीं की 1 साल। उसके बाद में उसी दूसरे दिन ये इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र हुआ पुलिस स्टेशन सदर। पुलिस स्टेशन सदर ने भी ये फाइल जब्त करने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस हुई उनको। तीसरा ऑफिस है ये विधि व न्याय विभाग का। जब विधि व न्याय विभाग को समझ गया है कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के विधि व न्याय विभाग के अंतर्गत एक जज 2 जज नागपुर आए हैं, उसमें से एक की डेथ हो गई है, तो ये फाइल को प्रोटेक्ट करके इसको पुलिस स्टेशन सौंपा जाए, ये उनको भी ज़रूरत महसूस नहीं और ये फाइल डिस्ट्रॉय हो गई। अब साल भर पुलिस ने उसमें कुछ नहीं किया है, फाइल को जब्त करने की कोई कोशिश नहीं की। अब किसको पता वो फाइल 1 साल के बाद में डिस्पोज ऑफ हुई या 1 दिन के बाद में डिस्पोज ऑफ हुई। और रवि भवन का रिकॉर्ड मैनिपुलेट किया गया, उसके सारे सबूत मेरे पास में है। और इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया, वो सन 2017 में मैनिपुलेट किया गया। तो क्या हो गया कि 2014 का रिकॉर्ड 2017 में जब मैनिपुलेट हुआ तो जिसके भी हस्ताक्षर है उसके हाथ से 2017 ये अल्फाज उसमें आ गया। अब 2014 में तो कोई नींद में तो था नहीं कि 2017 लिखे, तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा एक विशेष बात, मैंने मैक्सिमम सबूत जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली सेव करके स्टेट के बाहर भेज दिए हैं और बहुत सारे सबूत वो कुछ दिन में आएंगे। मैं आपके सामने पुनः आऊँगा ये विषय को लेते हुए। देश के 2 नंबर के इंसान, 2 नंबर के मंत्री, केंद्रीय मंत्री, इनको फंसाने के लिए इस विषय में, इनको अगले पीएम के लाइन से बाहर निकलने के लिए और जुडिशरी के ऊपर में अपना कंट्रोल रखने के लिए कुछ जजेस, माननीय जजेस सुप्रीम कोर्ट के और कुछ माननीय जजेस हाई कोर्ट के, और ये 2 नंबर के व्यक्ति, इनके रवि भवन के रुकने के वक्त में उनके रजिस्टर में इस तरीके से मैनिपुलेशन किया गया, ये सारे सबूत मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। और जानबूझ के डायरेक्टर एटॉमिक एनर्जी इनको और देश के 2 नंबर के इंसान केंद्रीय मंत्री इनको एक कॉटेज में रुके हैं, इस तरीके से सबूत क्रिएट किए गए ताकि ये 2 नंबर वाले जो इंसान है, जो केंद्रीय मंत्री है, इनके ऊपर में बड़े बड़े लांछन लगे। इस वक्त में अपने राज्य सूबे के मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, उनके हाथ में विधि व न्याय विभाग था, पुलिस विभाग था, गृह खाता था, सभी था। और पीडब्ल्यूडी के ऊपर में भी इनका काफ़ी बड़ा वर्चस्व था। इनकी बहन मंजूषा दीक्षित ये पीडब्ल्यूडी में कार्यरत थी और वो सारे पीडब्ल्यूडी विभाग को कंट्रोल करती थी। और ये मामले में जितने लोगों ने उनको मदद की, उनको बिना किसी कारण स्पेशल सब्जेक्ट करके देवेंद्र फडणवीस ने अपने सरकार के कार्यकाल में उनको प्रमोशन दिया, उनको सुपरिटेंडिंग इंजीनियर तक पहुंचाया, जो ज़िंदगी में बन नहीं सकते थे, ऐसी कोई पोस्ट भी अवेलेबल नहीं थी। इसके सारे सबूत मैंने आज से 6-7 साल महीने पहले आपके सामने रखे थे, उसमें ये लोग इन्वॉल्व थे। और ये सारी होने के बाद में, रिटायर्ड होने के बाद में मंजूषा दीक्षित यहाँ से अमेरिका या हिंदुस्तान से बाहर रवाना हो गई। और हमने आपको ये भी बताया कि किया हुआ जितना भी भ्रष्टाचार है, पैसे जो घोटाले हैं, उसके जो पैसे हैं, यहाँ से अमेरिका शिफ्ट हो गए बाय वे ऑफ क्रिप्टो करेंसी। और कुछ ज़्यादा घपला हो तो फडणवीस साहब ने एक तरीके से अपनी व्यवस्था इन्होंने हिंदुस्तान से बाहर कर रखी है, वो कभी भी अपना पेटी बिस्तर उठा के भाग सकते हैं, ऐसी व्यवस्था उन्होंने की है। अगर ज़्यादा कुछ आंख पे आया तो रवाना हो जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी है। ये सारे सबूत जो है आज हम आपके सामने माइक के ऊपर में, कैमरे के सामने कह रहे हैं और ये बातें हमने आपके सामने बार बार रखी है। और देवेंद्र फडणवीस साहब ने हमको जो 100 करोड़ की नोटिस दी थी, तो अभी तक सूट फाइल नहीं किया। अगर सूट फाइल करते तो ये सारी चीज़ें हम देवेंद्र फडणवीस के मुंह से कोर्ट के कटघरे में निकाल लेंगे।
तो इस तरीके से विधि व न्याय विभाग, PWD, इन सबका गलत इस्तेमाल किया गया। रवि भवन का रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय किया गया, लॉ एंड जुडिशरी का रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय किया गया। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टरों को हम भगवान मानते हैं, वो भी सबूत मैं भविष्य में आपके सामने प्रोड्यूस करूंगा कि किस तरीके से उन्होंने PM रिपोर्ट मैनिपुलेट किया जो विसेरा फॉरवर्डिंग फॉर्म के साथ में मैच नहीं होता। रिगर मॉर्टिस एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर से हम टाइम ऑफ डेथ निकाल सकते हैं, यानी जो डेड बॉडी 2 घंटे पुरानी है या 15 घंटे पुरानी है, रिगर मॉर्टिस पे से जान सकते हैं। इन्होंने किस तरीके से विसेरा फॉरवर्डिंग फॉर्म और PM रिपोर्ट में रिगर मॉर्टिस में हेरफेर की, बॉडियाँ बदल दी। विसेरा जो भेजा लेबोरेटरी, वो दूसरे बॉडी का भेजा। इंक्वेस्ट पंचनामा PM रिपोर्ट के साथ में मैच नहीं होता, विसेरा फॉर्म PM रिपोर्ट के साथ में मैच नहीं होता। और वो डॉक्टर जो है वो अभी मेयो हॉस्पिटल में कार्यरत है। तो अभी भविष्य में जब तक ये मामला खुले, शायद ये डॉक्टर जिंदा ना बचे। उसके बाद में इस मैटर का एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था रविंद्र थोरात, उसको सेम जज लोया साहब समान मौत दी गई। यहाँ से उसकी बदली करके उसको मराठवाड़ा ले जाया गया और उसका BP शूट हुआ और उसकी डेथ हो गई। ऐसी स्टोरी बनाई गई, वो जला जुला के स्मशान में जाके खाक हो गया। मैक्सिमम सबूत मिटाने की कोशिश की गई। ये न्यूज़ आपके पास में हमारे तक नहीं पहुँच पाई। सारी चीज़ें आप नेट पे जाके या कहीं पे जाके आप उसको ढूंढ सकते हैं। इसमें एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था रविंद्र थोरात। उसके बाद में हमने आपको उस दिन बताया कि रवि भवन के रिसेप्शनिस्ट का स्टेटमेंट रिकॉर्ड भी नहीं आया, लेटर रिकॉर्ड भी नहीं लाया। अब किसी को ढूंढना है तो हर अपराध का एक सबूत होता है, जो कि हम फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं और पुलिस मैनुअल हमने अच्छे से पढ़ा है। हमारे पिताजी पुलिस में थे, हम वकालत कर रहे हैं, क्रिमिनल लॉ में LLM है। तो आपके सामने हमने एक सबूत दिया है। जैसी चावल पका कि नहीं पका, ये उसके सैंपल पे से हम जान सकते हैं। उसी तरीके से ये एक सैंपल है जो आपको दर्शाएगा कि किस तरीके से पुलिस रिकॉर्ड मैनिपुलेट किया गया। ये पेज नंबर 130 देखिए आप। ये है पुलिस स्टेशन सीताबर्डी की स्टेशन डायरी, तारीख 1/12/2014। इसमें एंट्री नंबर 2 है जो 12:05 की है, 0.05। PSI मुंडे पेट्रोलिंग रात्रग्रस्त रवाना, यानी PSI मुंडे पेट्रोलिंग के लिए रातग्रस्त में रवाना हुआ। ये उस वक्त की स्टेशन डायरी है जिस वक्त में सुबह के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस थे। ये बार बार आपको बताया जा रहा है, ये कोई महाविकास आघाड़ी के सरकार के वक्त की स्टेशन डायरी नहीं है। इसमें आगे लिखा है डिस्क्रिप्शन, यावेळी नोंद है कि, अब आप देखिए कि नाइट अधिकारी, ये एरो करके ऊपर लिखा गया है नाइट अधिकारी, यानी ये अल्फाज बाद में लिखने के बाद में उसके ध्यान में आया कि यहाँ पे जगह नहीं बची, इसलिए बाद में लिखा गया है। यावेळी नोंद आहे की नाइट अधिकारी PSI मुंडे, यानी ये जो लाइन, ये जो लिखी गई है एंट्री, ये रात के वक्त की एंट्री दिन में लिखी गई है, इसलिए नाइट अल्फाज बाद में डालना पड़ा है। नाइट अधिकारी PSI मुंडे आणि HC उमेश बक्कल नंबर 3588 हे पोलीस स्टेशन हद्दीत नाईट गस्त पेट्रोलिंग करता रवाना झाले करिता रिपोर्ट नोंद। ये एंट्री बैक टाइम में ली गई है दिन में। इसका सबूत ये है कि ये एंट्री के नीचे जगह छूटी हुई है, यानी रात में जब 12:05 पे ये लोग पुलिस स्टेशन छोड़ के रवाना हुए तो उस वक्त में विदाउट एंट्री ये रवाना हुए। तो क्या हुआ, उसके बाद वाली जो एंट्री है, ये जो नंबर 3 जो काट के फिर नीचे लिखा गया है, ये नंबर 3 जो देखिए, ये एंट्री जो है, ये एंट्री बाहर के अफसर ने ली है, जो पुलिस स्टेशन का अफसर नहीं था। बाहर के पुलिस स्टेशन का अफसर आया नाइट चेकिंग के वक्त में। ये कानून में प्रावधान है कि एक पुलिस स्टेशन के हद में रात के वक्त में दूसरे पुलिस स्टेशन का ऑफिसर चेकिंग के लिए आता है तो उसको उसकी एंट्री करनी पड़ती है। अब वो अफसर को तो तुम रोक नहीं सकते कि आप रुकिए साहब, कल आके एंट्री कीजिए। वो बोले तुम्हारी भला मैं अपने आंख पे क्यों लूँ, वो तो एंट्री करेगा। तो वो पुलिस स्टेशन के लोगों ने, कर्मचारी ने उसको बताया होगा कि आप साहब थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, उसके नीचे एंट्री कीजिए, नंबर हम बाद में डाल दीजिएंगे और ऊपर में एंट्री कर देंगे। तो वो बाहर के अफसर ने ये एंट्री की, इस कारण ऊपर की जगह छोड़ के एंट्री की, इसलिए ऊपर की जगह रह गई। अब जब 12:05 पे अफसर निकला, तो ये 12:05 पे अफसर निकला था जब जज लोया जी की डेथ हो चुकी थी रात में 12 बजे। इसलिए ये अफसर निकला वहाँ से, इसको बुलाया गया कि इस तरीके से कि सबूतों को सुरक्षित तौर पर, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते वक्त इसको सुरक्षित तौर पर सबूतों को हेरफेर करने की है, स्टोरी को छुपाने की है। तो इसलिए क्या है, खाकी का प्रभाव रहना ज़रूरी होता है, उसके बगैर काम नहीं होता, इसलिए इसको बुलाया गया, ये विदाउट एंट्री डाले गया।
ये उसका सबूत है। उसके बाद में ये अफसर, आप अगर पेज नंबर 131 पर आएंगे, ये अफसर एंट्री नंबर 8 के हिसाब से 6:45 पे पुलिस स्टेशन वापस आया। और ये अफसर वापस आया तो सिर्फ अकेला वापस आया, निकले थे 2 लोग पुलिस स्टेशन से पेट्रोलिंग के लिए, एक PSI मुंडे और दूसरा हेड कांस्टेबल उमेश 3588 बक्कल नंबर, लेकिन वापस आए सिर्फ अकेले मुंडे। अब ये एंट्री बोलती है की यावेळी नोंद आहे की PSI मुंडे हे रात्रग्रस्त पेट्रोलिंग करता करून सदर वेळी पोलीस स्टेशनला परत आले शांतताकरिता रिपोर्ट नोंद। और इस वक्त में मुंडे ने वो एंट्री की रात की, जो नाइट ऑफिसर है उस वक्त में, और ये फ्रेश एंट्री की कि ये वापस आया है पेट्रोलिंग करके। इसका समय आप अच्छे से जान लीजिए 6:45, और वापस कितना आया, सिर्फ एक इंसान, वो हेड कांस्टेबल उमेश 3588, ये छूट गया, ये पुलिस स्टेशन वापस नहीं आया। उसके बाद में ये 6:45 पे वापस आया है। और उसके बाद में आप पेज नंबर 132 पे जाइए, ये एंट्री नंबर 12 जो है, इसकी भी काटपीट आपको दिख रही है 12 नंबर को, यानी इस वक्त तक स्टेशन डायरी को मैनिपुलेट किया गया। आप 12 नंबर देखिए, उसके नीचे काटा कूटा है, ये 10 नंबर तक आई थी एंट्री, फिर काट के उसको 12 नंबर की गई है, यानी 2 एंट्रियाँ ऊपर में घुसाई गई है। ये मर्ग समरी है, ये मर्ग रिपोर्ट है, ये मर्ग रिपोर्ट है, डेथ है जज लोया की, उनके बारे में है। अब इसमें जो सबसे लास्ट पैरा जो है एंट्री का, वो पढ़ता हूँ मैं। इसमें लिखा है, थोडक्यात हकीकत अशा प्रकारे आहे की मृतक इसम दिनांक 30/11/2014 रोजी 4 वाजता रविभवन येथे छातीमध्ये दुखत असल्याने त्याच उपचाराकामी मेडिट्रीना हॉस्पिटल येथे नेले असता डॉक्टरांनी त्यांना तपासून 6:15 वाजता ब्रेड डेथ घोषित केले। यानी कितने बजे ब्रेड डेथ घोषित किया, 6:15 पे। यानी ये PSI मुंडे 6:15 में साथ में था। इसी कारण उसके बाद में वो 6:45 में पुलिस स्टेशन को वापस आया, और बहुत देर के बाद में जब सारी चीज़ें सेफ लगी तब जाके उसने 8:30 बजे ये एंट्री की। अब जब 6:45 पे अगर वो वापस आता है और 6:15 पे ब्रॉड डेथ डिक्लेअर होता है, और ऊपर में आप देखिए कि मरणाचे कारण नैसर्गिक छातीत दुखत असल्याने, अब अगर कारण ही इसने डिक्लेयर कर दिया है, खुद ही डॉक्टर बन गया, पुलिस वाला खुद डॉक्टर बन गया देवेंद्र के कार्यकाल में, मरने का कारण भी उसने दे दिया। फिर मरने का कारण ही जब सब आपको पता है कि ये ब्रॉड डेड है, नैसर्गिक रीत्या मर गया, तो फिर क्या के लिए मर्ग पर दाखिल करने की जरूरत थी, क्या के लिए PM में दाखिल करने की जरूरत थी? वो खुद ही सब कुछ बन गई है, तो सभी जज बन गए, सभी डॉक्टर बन गए, सभी कुछ बन गए। तो इस तरीके से 6:15 पे जब इसका सारा काम सलट गया और सारी चीज़ें सेटल्ड हो गई, 8:30 पे इसने ये एंट्री की, जबकि ये खुद 6:45 तक साथ में था वहाँ पर। उसने आने के बाद में 6:45 पे खुद के वापसी की एंट्री की, और 8:30 पर ये बताया कि 6:15 पे जज लोया मर गए थे। उसके बाद में वो जो एक इंसान था, अच्छा ये एंट्री को मैं आगे पढ़ता हूँ, सबसे आखिरी की 2 लाइनें पढ़िए। सदरचा मर्ग दाखल करून लाश हिफाजत कामी पोलीस शिपाई पंकज 6238 यांना रवाना करण्यात आले व इन्क्वेस्ट पंचनामा कारवाई करण्याकरता PSI मुंडे हे रवाना झाले। आणि PSI मुंडे अकेले इन्क्वेस्ट पंचनामा करने के लिए गए, लाश हिफाजत करने के लिए एक अलग आदमी गया, लेकिन यहाँ पे हेड कांस्टेबल उमेश 3588 ये अवेलेबल नहीं थे इस वक्त में पुलिस स्टेशन। अब सारी चीज़ों को खोलने वाली अगली एंट्री आप पेज नंबर 136 पर देखिए। एंट्री नंबर 28 दोपहर में 11:45। उसका शॉर्ट है, येणे परत PSI मुंडे HC 3588 इन्क्वेस्ट पंचनामा करून मेडिकल हॉस्पिटल येथून। यानी इस वक्त में जो रात में 12:05 पे गया हुआ हेड कांस्टेबल उमेश, ये इन्क्वेस्ट पंचनामा करके वापस आ रहा है 11:45 पर। यानी रात में 12:05 से ये हेड कांस्टेबल उमेश ये जज लोया जी के साथ में था, जज लोया जी के डेथ के बॉडी के साथ में था, और ये इन्क्वेस्ट पंचनामा करने के लिए गया था।
ये वहाँ पे रुक गया। 6:45 पे अकेला PSI मुंडे वापस आया, फिर मर्ग 8:30 बजे उसने मर्ग रजिस्टर किया, वो फिर इंक्वेस्ट करने के लिए गया। ये बॉडी के साथ में था और ये दोनों ने इंक्वेस्ट पंचनामा कंप्लीट किया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पुलिस स्टेशन अजनी के हद में, जहाँ पे पुलिस स्टेशन अजनी के हद में सारी हेरफेर बची कुची हो गई, जिसका इंक्वेस्ट पंचनामा हुआ। जो इंक्वेस्ट पंचनामा PM रिपोर्ट के साथ में मैच नहीं होता, यानी किस तरीके से बॉडी की अदला बदली की गई, वो भी हम आपको नेक्स्ट बार बताएंगे। अब ये एंट्री को मैं अच्छे से पढ़ता हूँ। यावेळी नोंद आहे की PSI मुंडे HC 3588 गुप्ता। अभी ये जो गुप्ता आया, ये HC 3588 ये उमेश था। ये उमेश का ही सरनेम गुप्ता है, लेकिन बक्कल नंबर सेम है 3588 है। यानी अभी 2 इंसान हो गए थे तो अकेले सिर्फ PSI मुंडे। ये दोनों रात में निकले थे जब जज लोया जी की डेथ हो गई। फिर ये गुप्ता जी वहीं पे रुक गए। ये अकेले 6:45 में वापस आए। इन्होंने 8:30 बजे मर्ग रजिस्टर किया, फिर ये इंक्वेस्ट के लिए गए और इंक्वेस्ट करके फिर दोनों वापस आए कि यावेळी नोंद आहे की PSI मुंडे HC 3588 गुप्ता, ये गुप्ता ही उमेश है, हे मेडिकल हॉस्पिटल येथे इन्क्वेस्ट करता गेले होते। इतना साफ सुथरा लिखा है कि ये दोनों इन्क्वेस्ट के लिए गए थे, जबकि 12 बजे रात में ये उमेश गुप्ता 3588 पुलिस स्टेशन से बाहर निकला था, जो जज लोया जी की बॉडी के साथ में ही था। और वो रात में 12 बजे के आसपास जज लोया जी की डेथ हुई। हे यावेळी इन्क्वेस्ट पंचनामा करून परत आले, यानी इस वक्त में वो इन्क्वेस्ट पंचनामा करके वापस आए। ये प्रूव करता है कि हेड कांस्टेबल उमेश गुप्ता ये रात में 12 बजे जज लोया के साथ में थे, जिस वक्त में जज लोया जिंदा थे या मृत थे। अब जब तक ये मामला आगे पहुंचेगा, वो डॉक्टर जिसने PM रिपोर्ट में हेरफेर की, ये उमेश गुप्ता शायद जिंदा ना बचे। और हमारे ऊपर में कितने अटैक हो चुके हैं इसकी बात अलग है। ये चीज़ों को जानने वाले जो थे पहले इंसान एडवोकेट खंडालकर, क्या तो कहा गया पुलिस के रिपोर्ट के हिसाब से कि इन्होंने कोर्ट के 5वें मंजिल से छलांग लगाकर खुद की आत्महत्या कर ली। यानी जज लोया मामले में जो मिलेगा वो तो एक तो पुलिस के हाथ में फंसेगा या फिर वो कूद के मर जाएगा। इसकी समरी रिपोर्ट मेरे पास में है। ये सारी की सारी समरी रिपोर्ट है, जिसमें वो मुंह के बल गिरे हैं ये उसमें लिखा है, लेकिन इंक्वेस्ट पंचनामा होते वक्त उनके पीठ के ऊपर में निशान, मार के निशान दिखे हैं। अब अगर कोई इंसान मुंह के बल पे गिरता है तो उसकी पीठ के ऊपर में निशान आने की कोई कारण ही नहीं है। आने खंडालकर जी को पीटा गया, ब्रूटली पीटा गया, उसके बाद में उनको फेंका गया और उनका मोबाइल जिसमें सारे सबूत थे वो आज तक पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई। और ये सारी हरकत कब हुई? जब देवेंद्र गृह मंत्री था, देवेंद्र मुख्यमंत्री था राज्य सूबे का, उस वक्त में पुलिस ये सारी चीज़ें जमा नहीं कर पाई। ये समरी है। एडवोकेट अंकिता शाह ने इस बारे में ह्यूमन राइट कमीशन के सामने शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने उसी दरमियान उसके मुंह को कागज़ चिपकाए और ये बंद हो गया। कागज़ चिपका है ना मराठी में जिसको बोलते हैं कि तोंडाला कागज़ पूछने, तो ये इस तरीके से कागज़ चिपका के ह्यूमन राइट कमीशन को भी शांत किया गया। और ह्यूमन राइट कमीशन का क्या इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट रहता किसी मामले में मुझे नहीं पता, क्योंकि आज तक मैंने ह्यूमन राइट कमीशन से मुझे कोई आज तक रिलीफ नहीं मिली है, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है। ये सब चीज़ों को चलते वक्त महाविकास आघाड़ी के मंत्रियों ने एडवोकेट सतीश शुक्ल को पुलिस प्रोटेक्शन देने के लिए मांग की थी नागपुर CP को। तो तारीख 2/2/2021 को ये पुलिस प्रोटेक्शन रिजेक्ट किया गया विदाउट रीजन। उसके बाद में ये रिजेक्ट होने के बाद में मेरे ऑफिस पे हमला हुआ, वहाँ पे मैं नहीं मिला, तो वहाँ पे उपस्थित एक आदमी को जान से मारने की कोशिश की गई और उस अपराधी के ऊपर में फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस रजिस्टर हुआ और उसकी भी बेल देवेंद्र फडणवीस के राइट हैंड एडवोकेट प्रफुल्ल मोहगावकर इन्होंने ली। तो ये कोई संयोग नहीं है कि जहाँ पे वहाँ पे आपको देवेंद्र फडणवीस मिल रहा है। इसमें ये तो जो आज जो सबूत है, ये तो सिलेक्टेड सबूत है जो हमने आपको दिखा है कि किस तरीके से जज लोया जी का मर्डर किया गया और उसे नेचुरल डेथ दिखाया गया और लोगों के साथ में लोगों को गलत जानकारी देकर, कोर्ट को गलत जानकारी देकर धोखाधड़ी की गई
और इस मामले में किस तरीके से हमारे यहाँ पे कानून का राज जो है वो देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में एक माफिया राज बना था। माफिया अल्फाजी जो होता है वो जिसके सामने कायदे कानून कुछ नहीं चलता, वो उन सब चीज़ों के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है ये स्टेशनरी की एंट्रीज, ये स्टेशनरी जो है आप भी इसकी सर्टिफाइड कॉपी एसीपी सदर के एसीपी सीताबर्डी के ऑफिस से, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन सीताबर्डी की डायरी है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और हमने एक जागरूक नागरिक के तौर पर मेरे सहयोगी अभियान बाराते ने ये क्रिमिनल रिट पिटीशन जो है ये उच्च न्यायालय के सामने दाखिल की थी 6 अक्टूबर 2018, जो अभी तक पेंडिंग है। ऐसी नहीं कि हम आपके सामने बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि न्याय जो होता है, न्याय सिर्फ कोर्ट में ही नहीं होता, ये सामाजिक न्याय भी होता है, लोगों के बीच का न्याय होता है, ईश्वरीय न्याय भी होता है। तो हम आज आपके सामने अगर है तो ये चीज़ों की जानकारी लोगों तक पहुँचे और लोगों को इस बात के सच्चाई का पता चले। और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस खुद को बहुत साफ सुथरा बताता है, वो किस तरीके से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, किस तरीके से उसके दामन पे किसी के जान लेने के भी दाग है, ये सारी चीज़ें हम आपके सामने इसके माध्यम रखे हैं। आप और हमारे पत्रकार भाई श्री लोनारी जी ने एक सवाल पूछा था मुझे किरीट सोमैया जी के बारे में। आप अभी सवाल पूछिए।